आई होप यू आर डूइंग वेल। सो जो हमारा चैप्टर थर्ड था मोशन इन अ प्लेन हमने स्टार्ट कर लिया था और इसके अंदर जो पहला हमने पोर्शन लिया है उसका नाम है वेक्टर। और वेक्टर के अंदर हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी तक गेन कर ली है। क्लियर है? क्या क्या गेन करा था? हमने देखा था कि जो वेक्टर है इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हमें रही। तो इसकी रिक्वायरमेंट के पीछे रीजन जो था वो ये था कि अभी तक हम जो भी बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे ओनली लीनियर मोशन की। ठीक है, फिर अब जो हमें आगे बात करनी है उसके अंदर लीनियर मोशन से थोड़ा सा हट के हम बात करने वाले थे। क्या था उसमें? हो सकता हो आपका मोशन 2 डायमेंशनल में हो सकता है 3 डायमेंशनल में हो। तो यहां पर 2D और 3D जैसे आया तो यहां पर डायरेक्शन क्या हुआ? आपकी बढ़ गई। ठीक है, डायरेक्शन जैसी आपकी बढ़ी तो यहां पर आपको नए कुछ रूल्स की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो उसी रूल्स के रिगार्डिंग हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी वेक्टर पढ़ रहे हैं। क्लियर दोस्तों? चलिए, सबसे पहले जल्दी से हम अपना फोन साइलेंट कर लेते हैं। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा वेक्टर टॉपिक। और वेक्टर टॉपिक स्टार्ट हमने जब किया था तब हमने देखा था कि दो टाइप्स की कुछ क्वांटिटीज होती है। एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, एक होती है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसके पास खाली मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन से उसको कोई लेना देना नहीं है। मगर वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास में मैग्नीट्यूड तो रहता ही रहता है, साथ ही साथ में डायरेक्शन भी रहती है। अगर बाय चांस किसी क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों वैल्यू की वजह से उस पर्टिकुलर क्वांटिटी की वैल्यू है, अगर मैं मैग्नीट्यूड को चेंज कर दूं और डायरेक्शन को सेम रहने दूं तब भी वेक्टर मेरा चेंज हो जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड को सेम रहने दूं और डायरेक्शन को अगर चेंज कर दूं तो भी मेरा वेक्टर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपका वेक्टर क्वांटिटी चेंज नहीं हो तो उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कैसे होने चाहिए? एक जैसे होने चाहिए। क्लियर दोस्तों? चलिए, आज हमको बात करनी है क्या? वेक्टर के एडिशन की। तो हम स्टार्ट करते हैं और हमारा सबसे पहले हेडिंग हम लिखते हैं यहां पर वेक्टर एडिशन। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, इसको हम कंपोजिशन भी बोलते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हो कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। क्लियर है? अच्छा, अब ये कंपोजिशन और ये जो लिखा हुआ है आपका एडिशन, इसकी रिक्वायरमेंट हमको क्यों पड़ी? सबसे पहले हम इस बारे में बात करते हैं। चलिए ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। क्या कि आपको पता है कि जो आपका फोर्स है वो एक कैसी क्वांटिटी है? वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये सभी को पता है। तो हम उसी के एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं। कैसे बात करेंगे? तो यहां हमने देखा कि एक मेरे पास एक बॉडी थी, या फिर एक बॉक्स रखा हुआ था। इस बॉक्स के ऊपर कोई दो फोर्स वर्क कर रहे थे। एक फोर्स लग रहा था ऐसा नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है, ये F1 हम इसको नाम दे देते हैं और इसकी वैल्यू थी कितनी? 5 न्यूटन। ये चीज समझ में आ गई? चलिए, फिर इसी बॉक्स के ऊपर एक और फोर्स लग रहा था, मगर अब फोर्स जो लग रहा था वो इस डायरेक्शन में लग रहा था, तो इसको हमने F2 नाम दे दिया और इसकी जो वैल्यू थी वो कितनी थी? 10 न्यूटन थी। ये चीज हमको समझ में आ गई। यानी कि अगर हम बात करें तो इस बॉक्स के ऊपर टोटल दो फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का जो इसको नीचे दबाने की कोशिश कर रहा है, और एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का जो इसको उधर खिसकाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यानी कि इस पूरी बॉडी के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं। अब ये जो दो फोर्स लग रहे हैं, पहला जो फोर्स है वो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 5 न्यूटन है और उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। दूसरा जो फोर्स लग रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 10 न्यूटन है और उसकी डायरेक्शन कुछ इधर की साइड में। यानी कि दोनों का डायरेक्शन और दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। यानी कि एक बॉडी के ऊपर दो वेक्टर वर्क कर रहे हैं और दोनों वेक्टर डिफरेंट है। ये चीज हमको समझ में आ गई। अगर मैं कहूं कि इस बॉडी के ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, टोटल फोर्स की अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो आप जल्दी से बता सकते हो टोटल फोर्स कितना लग रहा है? 5 न्यूटन और 10 न्यूटन। यानी कि टोटल फोर्स इस बॉडी के ऊपर लग रहा है कुछ 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, यानी कि हमने यहां पर देखा कि ये जो बॉडी है इसके ऊपर टोटल 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। 15 न्यूटन का फोर्स अगर इस बॉडी के ऊपर लग रहा है तो इस बॉडी के साथ क्या हो रहा है? यानी कि हमको यहां पर बात करनी है कि इस बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। इफेक्ट प्रोड्यूस क्या हो रहा है? किसकी वजह से? इस 15 न्यूटन की फोर्स की वजह से। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को तो हमने ऐड तो कर लिया, ठीक है, मगर खाली ऐड करा तो यहां पर ऐड क्या हुआ? खाली मैग्नीट्यूड ऐड हुआ। ठीक है, मगर हमारा जो वेक्टर रहता है दोस्तों, वेक्टर दो चीजों से मिलकर बना होता है। क्या? एक तो आपके पास में रहता है मैग्नीट्यूड और एक आपके पास में क्या रहता है? डायरेक्शन। ठीक है, जैसे ही हमने ये वाला वेक्टर और ये वाले वेक्टर को ऐड करा तब हमारे पास 15 न्यूटन तो लिखा हुआ आ गया। ठीक है, मगर 15 न्यूटन क्या ऐड हुआ? खाली मैग्नीट्यूड ऐड हुआ। डायरेक्शन को क्या? तो डायरेक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो एक डायरेक्शन लग रहा है इस डायरेक्शन में और एक फोर्स लग रहा है कुछ इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों डायरेक्शन का रिजल्टेंट क्या रहेगा? यानी कि एक
कि एक फोर्स लग रहा है इस दिशा में, एक फोर्स लग रहा है इस दिशा में, तो बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी ये बताता है आपको कौन सा वेक्टर, तीसरा वेक्टर। क्लियर है? चलिए सो हम आगे बात करते हैं। ये हमारा F1 हो गया 5 न्यूटन, F2 हो गया हमारा 3 न्यूटन। अगर मैं बात करूं यहां पर इन दोनों का जो रिजल्टेंट रहेगा वो क्या रहेगा, तो हम देखते हैं इन दोनों का रिजल्टेंट। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट रहता है वो आपको इस डायरेक्शन में कुछ मिलेगा, इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। यानी कि आपको इसको खींचने में बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये जो रिजल्टेंट निकल कर आया है ना, ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन और ये जो 50 न्यूटन रहता है ये रिजल्टेंट की क्या रहती है, वैल्यू रहती है। तो यहां पर हमारा दो वेक्टर को जैसे हमने ऐड करा, हमारा वेक्टर था एक F1 और एक हमारा वेक्टर था F2, दोनों को जैसे हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या निकल कर आया, एक रिजल्टेंट R। इस R की बात करूं तो इसका R का मैग्नीट्यूड निकल कर आया 15 न्यूटन और इसकी जो डायरेक्शन निकल कर आई दोस्तों कैसे निकल कर आई, ऐसे निकल कर आई है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। चलिए ये हमको समझ में आ गया। अच्छा अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि रिजल्टेंट होता क्या है, ये क्या निकल कर आया, इनको ऐड क्यों करा, तो हम अभी इसको अच्छे से क्लियर करते हैं। ये चीज तो समझ में आ गई आपको कि किसी बॉडी के ऊपर अगर दो कोई फोर्स लग रहे थे तो दोनों फोर्स का जो नेट इफेक्ट रहेगा वो कौन बताएगा, ये रिजल्टेंट बताएगा। ये चीज हमको क्लियर हो गई। और नेट इफेक्ट कैसे निकाला, दोनों को ऐड करके निकाला, तो यही होता है आपका वेक्टर एडिशन। क्लियर है? चलिए सो हम थोड़ा सा इसके बारे में और डीप में एनालिसिस करते हैं, उससे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों अभी जो हमने देखा वो था बेसिक किस चीज का, वेक्टर एडिशन का। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और डीप में, कैसे, तो यहां देखिए अगर मेरे पास एक वेक्टर है, ये कोई बी वेक्टर है मेरे पास एक, और मेरे पास एक वेक्टर है कुछ ए, ठीक है। मुझे इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अच्छा किसी दो चीजों को ऐड करते हैं तो तीसरी चीज मिलती है, तो तीसरी चीज इन दोनों से मिलके क्या मिलेगी, मुझे आर मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया पहला वेक्टर, ये मेरा हो गया दूसरा वेक्टर, और इन दोनों से मुझे तीसरा एक कोई रिजल्ट मिला, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। ये चीज समझ में आ गई। चलिए अब इसको ऐड कैसे करें, तो इसको ऐड अगर डायग्रामेटिकल वे में अगर आपको कुछ वैल्यू दे रखी हो, जैसे अभी हमने बात करी थी फोर्सेस वाले एग्जांपल की, तो फोर्स में हमको क्या दे रखा था, डायरेक्शन भी दे रखी थी, मैग्नीट्यूड भी दे रखा था। क्लियर है? यहां पर अगर मैं बात करूं तो मुझे डायग्रामेटिकल वे में यानी कि पिक्टोरियल फॉर्म में मुझे एक वेक्टर दे रखा है इतना बड़ा, और एक पिक्टोरियल फॉर्म में मुझे वेक्टर दे रखा है बी कुछ इतना बड़ा। ये चीज मुझे समझ में आ गई। मुझे पता है ए की डायरेक्शन इधर है, बी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, मेरे को इन दोनों को ऐड करना है, तो मैं कैसे ऐड करूं, तो इनको ऐड करने की एक अप्रोच रहती है। क्या अप्रोच रहती है, देखिए इसकी अप्रोच रहती है कि इसकी जो टेल है, इसकी टेल से इसकी टेल जोड़ दो या फिर हेड जोड़ दो, जो डिपेंडेंट रहता है। जैसे यहां पर अगर बात करूं तो मैंने वेक्टर ए को यहां खिसकाया, ठीक है, और इस बी वेक्टर को इससे टच कर दिया, वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने का मतलब क्या होता है कि वेक्टर को आप किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हो। शिफ्ट करना, डायरेक्शन चेंज करने की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। किसी भी वेक्टर को आप शिफ्ट कर सकते हो, बस शर्त यह है कि ना ही उसका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए। ये चीज समझ में आई? इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि ये बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर मैंने क्या किया है, इस दिशा के अंदर एक फोर्स लगाया है मैंने 5 न्यूटन का, ठीक है। तो इस 5 न्यूटन के फोर्स को मैं उठाकर इस बॉडी के आगे लगा दूं, यानी कि इस 5 न्यूटन को उठा के मैंने आगे लगा दिया, ठीक है। तो मुझे बताओ क्या मैंने इसका डायरेक्शन चेंज करा, नहीं करा। क्या मैंने मैग्नीट्यूड चेंज करा, वो भी नहीं करा। यानी कि मैं इस 5 न्यूटन को उठा के यहां लगा सकता हूं। यानी कि आपका कहना क्या हुआ कि इस बॉडी को आप इधर से धक्का दो या फिर इस बॉडी को आप इधर से खींचो, बात एक ही है कि दोनों में डायरेक्शन तो वही लग रही ना, खिसकाना तो इधर ही है। तो ये चीज होता है आपका वेक्टर को आप कैसे पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। चलिए ये बात तो हमारी क्लियर हो गई। तो ये तो बात थी हमारी थोड़ी सी नॉलेज वाली कि हम वेक्टर को कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। इसको रफ करते हैं। हमारा जो मेन मोटिव है वो है हमको ऐड करना, तो ऐड कैसे करें, ये तो हमने कर दिया है, ये चीज क्लियर हो गई। अब ये देखो यहां पर क्या था, ये दोनों की मैंने टेल से टेल जोड़ दी। अच्छा वेक्टर की एक और बात, वेक्टर क्या रहता है, एक तीर, एक एरो को हम वेक्टर बोलते हैं, इसको हम हेड बोलते हैं, और ये जो हमारी रहती क्या रहती है, टेल रहती है। बात ही खत्म। क्लियर? अब यहां पर ए था हमारे पास, यहां पर बी था, ये चीज हमको समझ में आ गई। अब ये ए की टेल से ये बी की टेल को मैंने जोड़ दिया। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो इसका रिजल्टेंट क्या रहेगा, तो इसका रिजल्टेंट क्या रहता है, देखिए दोस्तों आप क्या कर सकते हो कि इस ए के एरो से इस बी के एरो को टच करो और एक ऐसा ऊपर की डायरेक्शन में एक एरो बना दो। ये चीज समझ पड़ गई। तो ये जो चीज रहती है यही आपका क्या रहता है, रिजल्टेंट रहता है। और इस रिजल्टेंट की वैल्यू किसके बराबर रहेगी दोस्तों, जल्दी से मुझे बताइए। तो इसकी जो वैल्यू रहेगी रिजल्टेंट की वो बराबर रहेगी आपके, चलिए इसको एक थोड़ा सा अच्छे से वे में एक्सप्लेन करते हैं। इसको अगर लेंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, इसको हम अच्छे से वैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे,
जैसे कि यहां पर मैंने लिया A, ठीक है, फिर मैंने इस B को उठा के यहां पर रख दिया, कहां पर, इसकी हेड पे, इसकी हेड पे रख दिया, B को उठा के मैंने हेड पे रख दिया, ठीक है। तो अब जो इस A और B का जो रिजल्टेंट रहेगा वो क्या रहेगा, इस B का हेड और इस A का टेल, ऐसा मैंने जोड़ दिया, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, मेरा रिजल्टेंट रहेगा, और इस रिजल्टेंट की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी दोस्तों, A प्लस B के बराबर रहेगी, ठीक है। यानी कि अगर हमें वेक्टर का एडिशन करना है और इस फॉर्म में अगर दे रखा हो तो मुझे क्या करना है, पहला वाला वेक्टर लो, ठीक है, पहला वाले वेक्टर के हेड के ऊपर क्या करना है हमको, सेकेंड वेक्टर की टेल को रखना है, ठीक है। यानी कि क्या, पहले वेक्टर का हेड प्लस सेकेंड वेक्टर का टेल, और इसका जो रिजल्टेंट रहेगा, इसका जो रिजल्ट रहेगा वो रिजल्ट किसके बराबर रहेगा, रिजल्ट बराबर रहेगा पहले वेक्टर की टेल को, ठीक है, दूसरे वेक्टर के हेड से जोड़ना, ये क्या रहेगा दोस्तों आपका, इसका रिजल्टेंट रहेगा। ये चीज क्लियर हो गई। चलिए अब यहां पर क्या हो रहा है, हमको एक चीज समझने को मिल रही है कि ये वेक्टर एक अगर ऐसा है और एक वेक्टर अगर भी मेरे पास ऐसा है, तो आप इसी डायरेक्शन में ही क्यों रिजल्टेंट बना रहे हो, ये क्वेश्चन आना चाहिए कि इसी डायरेक्शन में ही क्यों रिजल्टेंट बना रहे हो, ऐसा क्यों नहीं करा हमने कि ए को ऐसा ले लिया, बी को ऐसा ले लिया, ठीक है, और रिजल्टेंट हमने ऐसा बना दिया, ऐसा रिजल्टेंट क्यों नहीं आया उल्टी डायरेक्शन में, खाली इसी डायरेक्शन में ही क्यों आया। तो इसके जवाब हमको मिलेंगे 5 या 10 मिनट बाद, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं यहां ऐसा क्यों हो रहा है, उसके लिए हमको थोड़ा सा अप्रोचेस पढ़ने रहेंगे। क्या अप्रोचेस पढ़ने रहेंगे वो अभी हम देखते हैं। ये चीज तो समझ में आ गई आपको कि अगर आपको वेक्टर को ऐड करना है पिक्टोरियल फॉर्म में अगर दे रखा हो तो पहले वेक्टर का हेड प्लस दूसरे वेक्टर की टेल को आप जोड़ दो, और उसका रिजल्टेंट जो रहेगा वो कैसा निकल कर आएगा कि पहले वेक्टर की टेल से आप लाइन खींचो अगले वेक्टर के हेड तक और एरो बना दो उस डायरेक्शन में, तो आपका रिजल्टेंट रहेगा। ये चीज क्लियर होगी। चलिए ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम इस वाले क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं कि इसका आंसर क्या रहेगा, क्यों हमने इसी डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट बनाया, क्यों हमने अपोजिट डायरेक्शन का यूज क्यों नहीं किया। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको हम रफ करते हैं। तो हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि आपने ऐसा ही क्यों किया कि रिजल्टेंट के लिए एक ही डायरेक्शन प्रीफर करी, अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट क्यों नहीं बनाया। तो इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा हमको ये वेक्टर खुद ही देगा। कैसे देगा चलिए देखते हैं। तो यहां पर हमको बात करनी है क्या, वेक्टर की। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहां पर अगर मैंने बात करी कि आपके पास में वेक्टर है, चलिए पेन गलत है, इसको हटा देते हैं। ये हमने क्या लिखा है, यहां पर वेक्टर लिखा है, ठीक है। आपको पता है वेक्टर दो चीजों से मिलकर बना होता है, कौन कौन सी, एक होता है आपका मैग्नीट्यूड, पूरा नहीं लिखते कि मैग्नीट्यूड, और साथ ही साथ में आपके पास में क्या रहता है, डायरेक्शन भी रहता है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर आपके पास खाली मैग्नीट्यूड होता है, जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक वैल्यू है, ए दे रखा है मुझे 5 किलोग्राम, बी दे रखा है मेरे को 10 किलोग्राम, ठीक है। तो अब ए और बी को अगर जोड़ते हो तो आपके पास में एक सी मिलता है, ए कितना है 5, बी कितना है 10, दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 15 किलोग्राम। इसमें कोई झंझट नहीं हुई, ये नॉर्मल अलजेब्रिकल रूल से हमने इसको जोड़ दिया। मगर क्या हम वेक्टर में ऐसा कर सकते हैं, तो जवाब है जी नहीं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वेक्टर के पास खाली मैग्नीट्यूड नहीं होता, इसके पास डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। तो अगर जब दो डायरेक्शन मर्ज हो रही होती है तब हम तीसरी डायरेक्शन कैसे निकाले, इसके लिए कुछ रूल्स रहते हैं। वो रूल्स क्या रहते हैं वो अभी हमको बात करनी है। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई। जैसे अगर मैं यहां पर बात करता हूं, ये जो वेक्टर है, वेक्टर के पास दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो बाय दिस रीजन वी कांट एड और सब्सट्रैक्ट vectors with the help of normal algebraic rules। ये चीज समझ में आ गई। क्या लिखा हुआ है मैंने यहां पर, बाय दिस रीजन, कौन सा रीजन, वेक्टर has magnitude plus direction. By this reason we cannot add subtract vectors with the help of normal algebraical rule। और ये जो था आपका normal algebraical rules है, इसको हमने ऐड किया था। ये चीज समझ में आ गई। यानी कि वेक्टर के लिए कुछ नए रूल्स होने चाहिए। वो रूल्स क्या होने चाहिए वो हमको देखना है। तो चलिए हम देखते हैं। उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको रफ करते हैं। तो एडिशन जो रहता है वेक्टर का, और वेक्टर को अगर हमको कंपोजिशन करना है वेक्टर्स का, तो इसके लिए कुछ रूल्स रहते हैं। अब रूल्स क्यों रहते हैं ये भी हमको समझ में आ गया कि वेक्टर के पास में क्या रहता है दोस्तों, एक तो रहता है डायरेक्शन और एक रहता है मैग्नीट्यूड। अगर खाली मैग्नीट्यूड होता तो हम नॉर्मल सम कर लेते, मगर डायरेक्शन भी है यहाँ पर। यानी कि अभी हमने देखा था कि एक फोर्स जो लग रहा था आपका किस डायरेक्शन के अंदर लग रहा था, नीचे की डायरेक्शन में लग रहा था, और एक फोर्स लग रहा था कुछ इस डायरेक्शन के अंदर, और दोनों का जो रिजल्टेंट आया था कुछ ऐसा तिरछा निकल कर आया। तो ये जो तिरछा मैंने बनाया था ये उन रूल्स की वजह से ही मैंने बनाया था। वो रूल्स क्या होता है तो चलिए हम देखते हैं। तो रूल्स हमको ये कहता है कि वेक्टर के पास में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होने की वजह से इनको हम नॉर्मल अलजेब्रिकल रूल से सॉल्व नहीं कर सकते, तो इनके लिए कुछ अलग रूल्स है। वो रूल्स क्या है, तो पहला रूल आता है आपका ट्रायंगल लॉ। पहला रूल आता है आपका क्या, ट्रायंगल लॉ। ठीक है, ये पहला रूल है आपका ट्रायंगल लॉ। अब ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, तो ट्रायंगल लॉ का कहना है खाली इतना सा है, इफ टू vectors both in magnitude plus direction are represented by the sides of a triangle in same order, then the resultant of these two vectors are represented by the third side of a triangle in opposite order। ये हमने लिख दिया आपकी बुकेश वाली डेफिनेशन। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगा मगर हमने लिख दी पूरी। क्या लिखा हुआ है, ट्रायंगल लॉ। यानी कि अगर किन्हीं भी दो वेक्टर को आप अगर जोड़ रहे हो तो उसके लिए आपको ट्रायंगल लॉ का यूज करना रहेगा। ठीक है, और ट्रायंगल लॉ के अलावा भी और बहुत सारे लॉज है आपके, तो हम कब कौन से लॉ का यूज कर सकते हैं ये आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझ में आता जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल लॉ को। सबसे पहले ट्रायंगल लॉ का कहना क्या है, सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। इफ टू वेक्टर्स बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि इसका मतलब कोई सेंस नहीं है, हम डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं इफ टू वेक्टर्स। ठीक है, उसका मतलब ये होता है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में चेंज होना चाहिए। इफ टू वेक्टर्स बोथ इन मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ एन ट्रायंगल, यानी कि कोई दो वेक्टर इस प्रकार से दर्शाए जाते हैं कि वो किसी ट्रायंगल की साइड्स के थ्रू रिप्रेजेंट अगर हो रहे हो, तो इसका जो रिजल्टेंट रहता है वो हम ट्रायंगल की तीसरी साइड से अपोजिट ऑर्डर में शो कर सकते हैं। नहीं समझ में आया सर, वापस से बताओ। तो इसका कहना ऐसा है कि अगर आपके पास में कोई दो वेक्टर है, एक वेक्टर है आपके पास में ए, ये दिख रहा है वेक्टर, ठीक, एक और वेक्टर है आपके पास में कोई बी वेक्टर। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं, तो जोड़ने का तरीका क्या है, ए जो पहला वेक्टर है उसका हेड देखो कहां है, ये रहा। पहले वाले वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे वाले वेक्टर की टेल को रख दो, तो मैंने यहां पर रख दिया भाई साहब, ये बी वेक्टर की टेल को रख दिया, उसकी डायरेक्शन ये। ठीक, तो मुझे देखकर बताओ क्या ये आपको ट्रायंगल की दो साइड्स दिख रही? अगर मैं किसी तरीके से इस ए पॉइंट को और बी पॉइंट को मिला दूं तो ये मेरा ट्रायंगल बन जाएगा। ट्रायंगल लॉ भी यही कहता है, क्या कहता है कि इफ टू वेक्टर्स बोथ इन मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर, तो सेम ऑर्डर में है कि नहीं चेक कर लेते। अच्छा हाँ, पहला ए जा रहा था इस डायरेक्शन में और बी जा रहा है इस डायरेक्शन में, यानी कि हाँ सेम ऑर्डर में, यानी कि ऐसे जाके मैं ऐसा जा सकता हूं, ये मेरा हुआ सेम ऑर्डर। अगर ये सेम ऑर्डर में है तो देन द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स, यानी कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है आर रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि ये हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये मेरी तीसरी साइड होगी ट्रायंगल की। क्या हो गया, तीसरी साइड होगी। सही से जोड़ते हैं इसको, चलिए हाँ अब ठीक दिख रहा है, ये तीसरी साइड होगी। तो क्या लिखा हुआ है, these two vectors are represented by the third side of a triangle in opposite order। तो opposite order कैसे,
अगर मैं ऐसे जाता और वापस इधर की साइड में अगर एरो बना देता तो ये तो मेरा सेम ऑर्डर हो जाता। डिफरेंट कहाँ हुआ, ऐसे गए और ऐसे ही आ गए, सेम ऑर्डर हो गया। मगर इसने बोल रखा है कि अपोजिट ऑर्डर होना चाहिए, तो अपोजिट ऑर्डर तभी हो सकता है जब मैं इसकी डायरेक्शन कैसी लूं, ऐसी वाली लूं। तो यही हमारा ट्रायंगल लॉ का कहना है, ठीक है, ये होता है हमारा ट्रायंगल लॉ। और जब दो वेक्टर किसी ट्रायंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तब इस ट्रायंगल की जो थर्ड साइड है उससे हम इन दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस शर्त ये है कि इन दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए और रिजल्टेंट का ऑर्डर डिफरेंट होना चाहिए। तो हमारा जो रिजल्टेंट निकल कर आएगा वो आर, उसको हम कहते हैं, और ये किसका कॉम्बिनेशन रहेगा, ए प्लस बी का। क्लियर है? तो ये था हमारा ट्रायंगल लॉ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। फिर हमको निकालना है कि इस ये जो आर है, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी अगर हमने लिखा है तो इसकी और क्या वैल्यूज हो सकती है। तो चलिए फटाक से इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए ट्रायंगल लॉ तो हमने देख लिया क्या होता है। ट्रायंगल लॉ क्या होता है वापस से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मेरे पास में अगर ए है, अगर यहाँ पर मेरे पास में अगर बी है, दोनों का ऑर्डर अगर सेम है, तो ट्रायंगल अगर मैं ऐसा जोड़ता हूं तो ट्रायंगल की जो तीसरी साइड है ये रिप्रेजेंट करेगी रिजल्टेंट को, और इस रिजल्टेंट की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, a प्लस बी के बराबर होगी। ये चीज मुझे समझ में आ गई, ठीक है। और इसका जो डायरेक्शन रहेगा ये ऊपर की तरफ रहेगा, ये चीज आपको क्लियर है, ठीक है। अब हमको बात करना है यहाँ पर कि जो r रहेगा इसकी और क्या वैल्यू हो सकती है, ठीक। चलिए उससे पहले कुछ बच्चों को जो डाउट होगा वो हम क्लियर करते हैं। क्या कि जैसे कि मैंने पहले यहाँ पर एक वेक्टर बनाया था a, ठीक है, और इसी के ऊपर मैंने वेक्टर ऐसा जोड़ा था b को, ठीक है, ऐसा जोड़ा था। फिर मैंने तीसरी डायरेक्शन में रिजल्टेंट बनाने की यहाँ पर कोशिश करी थी, मगर हमने वो प्लान ड्रॉप आउट करके पहले ट्रायंगल लॉ पढ़ लिया था। क्लियर है? तो ये वाला भी लॉ आएगा, ठीक है, और इसको हम क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम लॉ बोलेंगे। अगर हम इसके बीच में से लाइन को अगर ड्रॉ करते हैं, वो कैसे करेंगे हम आगे बात करते हैं। चलिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये भी मुझे क्या देख रहा है, ट्रायंगल की दो साइड्स की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए बी और ये बी बी, मगर इनका जो ऑर्डर है वो डिफरेंट है। ए जाना चाहता है इस डायरेक्शन में, बी जाना चाहता है इस डायरेक्शन में, ऑर्डर डिफरेंट है। यहाँ पर हम कैसे लगा सकते हैं ट्रायंगल लॉ को। तो अगर मैं बाय चांस क्या करता हूँ, इन दोनों को अगर ऐसे जोड़ भी देता हूँ, ठीक है, और एक कोई रैंडम डायरेक्शन ले लेता हूँ, ये वाली, ये मैंने आर ले लिया, ठीक है। तो इस चीज का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि मेरा ए वाला वेक्टर और मेरा आर वाला वेक्टर ये दोनों हो गए मेरे कौन से ऑर्डर में, ये मेरे हो गए सेम ऑर्डर में, ठीक है। और ये जो मेरा बी वेक्टर है ये मेरा हो गया डिफरेंट ऑर्डर में। ये मेरा क्या हो गया दोस्तों, डिफरेंट ऑर्डर, क्योंकि ए इधर जाता है तो ये बी वाला का डायरेक्शन ऐसा अपोजिट है तो ये इधर नहीं जाने देगा। इसकी की बी की डायरेक्शन आपको दे रखी कैसी, ऐसी दे रखी, ये चीज समझ में आ गई। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। हमारा जो ट्रायंगल लॉ था उसका कहना ये था कि सेम ऑर्डर वाला पहला प्लस सेम ऑर्डर वाला दूसरा जो है ये बराबर रहेगा डिफरेंट ऑर्डर वाले तीसरे के। यही बोला था इसने। सेम ऑर्डर का पहला हमारे पास था ए वेक्टर प्लस सेम ऑर्डर वाला अब हमारे पास आ चुका है आर वेक्टर, और ये जो डिफरेंट वाला है ये हमारा बी वेक्टर है। तो इस चीज को अगर हम ट्रायंगल लॉ से रिप्रेजेंट करना चाहे तो हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यूज निकल के आएगी। क्या मतलब हुआ इसका कि वेक्टर ए और वेक्टर आर, यानी कि ए वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर को अगर हम जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है, बी वेक्टर मिलता है। ये चीज क्लियर होगी, चलिए समझ में आ गया। अगर मैं इस बी को इधर ले आता हूं, इस आर को अगर उधर ले जाता हूं तो क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। ये चीज समझ में आ गई, ये चीज क्लियर होगी, चलिए ठीक है। अच्छा क्या हम वेक्टर को चेंज कर सकते हैं, वो भी चीज हम देख लेते हैं। ये चीज को नोट डाउन कर लिया आपने, इसको हटा देते हैं, ये चीज तो समझ में आ गई। अच्छा अब यहां पर हमने वेक्टर नहीं बनाया आर को भी हटा देते हैं, ठीक है, इस आर को भी हटा दिया, ठीक है, इस आर को हटा दिया। हमने क्या देखा कि ये ए वेक्टर था इस डायरेक्शन में, ये बी वेक्टर था हमारा दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए और बी का जो ऑर्डर है वो सेम नहीं है, ऑर्डर जो है सेम नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल लॉ लगाने के लिए सबसे पहले ऑर्डर को सेम करना पड़ेगा। तो ऑर्डर को सेम कैसे कर सकते हैं वो चीज देखिएगा। देखो ये ए था ये बी था, मैंने क्या किया, इस ए को तो ऐसे ही रहने दिया, ठीक है, और बी की डायरेक्शन जो थी मैंने इसको पलट दी, मैंने इसको पलट दी। अब मेरा बी ऐसा हो चुका है, मेरा ए ऐसा हो चुका है, ये चीज समझ में आई। अब ये मेरे को सेम ऑर्डर में दिख रहे हैं, यानी कि मैं इस एरो से इस एरो तक जा सकता हूँ, ये मेरा सेम ऑर्डर में। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो ऑर्डर मेरा अगर ऐसा जा रहा है तो रिजल्टेंट मेरा ऑब्वियसली बात है उल्टी डायरेक्शन में आएगा, यानी कि इसके रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन रहेगी वो ये वाली रहेगी आर। ये चीज समझ में आ गई दोस्तों, ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको, ये चीज हमको समझ में आ गई, ठीक है। अब इसका जो रिजल्टेंट रहेगा क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, a प्लस बी
ऐसा लिख सकते हैं इसके रिजल्टेंट को, क्लियर है। मगर यहाँ पर जो बी रहेगा ना वो माइनस का आएगा। ये माइनस के आने के पीछे इसका रीजन यही है कि हमारा जो एक्चुअल जो चीज थी, एक्चुअल जो डायग्राम बना होता वो कुछ ये था, ये हमारा एक्चुअल डायग्राम है। एक्चुअल डायग्राम को हमने कन्वर्ट करा इस वाले डायग्राम में। हमारे पास बी था कुछ ऐसा, ठीक है, हमने इसकी डायरेक्शन को पलट दी, कुछ ऐसा हो गया। ये बी और ये बी सेम है, बस डायरेक्शन चेंज है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा माइनस और ये जो रहेगा प्लस रहेगा। ये चीज समझ में आ गई। यानी कि जो रिजल्टेंट निकल कर आएगा दोस्तों हमारा, वो क्या निकल कर आएगा, ए प्लस माइनस का बी, और इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, आर इज इक्वल टू ए माइनस बी। ये निकल कर आया था हमारा पहले भी। ये चीज क्लियर होगी। ये चीज समझ में आया तो ट्रायंगल लॉ से रिगार्डिंग हमने कुछ इंफॉर्मेशन अभी गेन करी कि हम किस टाइप से ट्रायंगल लॉ को डिफरेंट वे में यूज कर सकते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए ठीक है, इसको रफ करते हैं और थोड़ा सा अच्छी समझते हैं। उससे पहले इसको नोट डाउन कीजिए। यहाँ पर आपने देख लिया होगा क्या कि वेक्टर की डायरेक्शन में अगर हम चेंज करते हैं तो वो नेगेटिव साइन आ जाता है, ठीक है। चलिए इसको हम रफ करते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा इसको। चलिए इसको हटाते हैं। अब हमारे पास वही ट्रायंगल लॉ है। अब ट्रायंगल लॉ के अंदर हम इस रिजल्टेंट की कुछ और वैल्यू निकालना चाहते हैं। इसकी जो वैल्यू है वो किस टाइप से निकल सकती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। हमारे पास ट्रायंगल लॉ है, ठीक है। ट्रायंगल लॉ का कहना जो था वो भी हम बना लेते। अगर यहाँ पर मेरा ए है, ठीक है, और यहाँ पर अगर मेरा बी वेक्टर है, और अगर मेरा रिजल्टेंट जो है वो कुछ ऐसा आ रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये मेरा आर है, ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, ए और आर के बीच का एंगल ले लिया मैंने, क्या बीटा। चलिए ये चीज समझ में आ गई। फिर मैंने इस ए को आगे बढ़ाया, इस बी को नीचे बढ़ाया, और ए और बी के बीच के एंगल को बोल दिया मैंने थीटा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बीटा और ये थीटा दोनों डिफरेंट है, यानी कि बीटा इज नॉट इक्वल टू थीटा। ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताइए, ये मेरे पास बी है और ये यहाँ पर थीटा दिख रहा है, तो क्या मैं इसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। कंपोनेंट्स आपने देखे होंगे क्या, कि अगर कोई ऐसा कोई वेक्टर है आपके पास में बी वेक्टर, और अगर ये थीटा एंगल बना रहा है किसी एक्सिस के साथ में, तो इसका इस डायरेक्शन के अंदर जो कंपोनेंट रहता है वो रहेगा बी cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट रहता है वो क्या रहता है, बी sin थीटा। ये कंपोनेंट्स में डिवाइड करने का वे रहता है। तो इस बी को अगर मैं नीचे की तरफ अगर तोड़ता हूं, तो यहां से लेके यहां तक मेरे पास क्या निकल कर आएगा, बी cos थीटा, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक क्या निकल कर आएगा दोस्तों, बी sin थीटा। ठीक है, हम नाम दे देते हैं यहाँ पर, इसको नाम दे देते हैं हम कैपिटल ए, सॉरी स्मॉल ले लेते हैं क्योंकि कैपिटल यहाँ लिया है, ये हो जाएगा स्मॉल ए। यहाँ पर हम नाम देते हैं स्मॉल बी, यहाँ पर हम नाम दे देते हैं स्मॉल सी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, तो हमारे पास जो ट्राइंगल मिलेगा कौन सा मिलेगा दोस्तों, ये वाला मिलेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, बी sin थीटा, ठीक है, ये एंगल होगा कुछ भी बीटा, हमको उससे मतलब नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरा रहेगा, ए से लेके सी तक की बात कर रहे हैं ना दोस्तों, ये ए, ये बी और ये सी, तो ये मुझे क्या मिलेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर cos थीटा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, बी sin थीटा। अब ये मुझे पता है ये क्या है, आर है, तो क्या मैं आर निकाल सकता हूँ। देखो ये अगर पूरा कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर भी कितना है, 90 डिग्री बन रहा है, ये चीज क्लियर है। तो क्या मैं इस आर को निकाल सकता हूँ ऐसे कि आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी cos थीटा का स्क्वायर प्लस बी sin थीटा का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो यहां से जैसे ही मैंने r को पूरा सॉल्यूशन किया तो मेरे पास वैल्यू निकल कर आई कुछ ऐसी, r इज इक्वल टू अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यानी कि रिजल्टेंट निकालने का एक फार्मूला ये रहता है, क्या रहता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये तरीका हुआ किसका, रिजल्टेंट निकालने का। ये चीज समझ में आ गई। चलिए ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो आपने देखा कि यहाँ एंगल बीटा था, मगर इसके अंदर तो आया है थीटा। यानी कि जब भी आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे तब आपको एंगल लेना पड़ेगा कौन सा, इस बी और इस ए के बीच का। यानी कि आप ए और आर के बीच का एंगल नहीं ले सकते, आपको एंगल लेना पड़ेगा दो वेक्टर के बीच का एंगल। यहाँ पर जो आपका थीटा है, इट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल निकालने का तरीका जो होता है, ये हम स्टार्टिंग लेक्चर में देख चुके हैं, तो आप वहां जाके इसको देख सकते हैं कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। दो मेथड थी, हेड टू हेड मेथड या फिर टेल टू टेल मेथड, तो उसके थ्रू हम इसका एंगल निकाल सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। चलिए, कई बार आपको देखने को मिल सकता है क्या, r इज इक्वल टू अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
माइनस का 2ab cos थीटा, माइनस का 2ab cos थीटा। अब इस चीज का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कुछ नहीं हुआ कि वही वाली अप्रोच है कि अगर आपको एक ए ऐसा दे रखा था, ठीक है, और आपको अगर दे रखा हो बी कुछ ऐसी इस डायरेक्शन में दे रखा हो, उल्टी डायरेक्शन में बी दे रखा हो, और आपको अगर तीसरा रिजल्टेंट निकालने की बात कर रखी हो, तो आप इस क्या करोगे, ए को तो ऐसे ही रहने दोगे, इस बी को जैसे ही पलटोगे तो यहाँ पर माइनस का बी आ जाएगा, और फिर इनका जो रिजल्टेंट रहेगा वो कितना रहेगा, आर रहेगा। तो इस वाला अगर कोई ऐसा अप्रोच देता है तब आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab cos थीटा लगाने को देख सकते हो, मतलब ये मिल सकता है। डायरेक्शन अपोजिट होता है तो साइन चेंज हो जाता है, बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर हमारा जो ट्रायंगल लॉ है वो खत्म होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लॉ की, क्या कहता है, तो सिर्फ इसको नोट डाउन कीजिए। अब आता है दोस्तों वेक्टर एडिशन का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ जो है उसका नाम है क्या, पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ जो है ये क्या बोलता है, चलिए देखते हैं। तो डेफिनेशन पढ़ने से पहले यहां देखिए, अगर आपके पास कोई दो वेक्टर है, एक वेक्टर है आपके पास में ए, एक वेक्टर है आपके पास में कोई बी, अगर इन दोनों वेक्टर्स को मैं इस टाइप से रिप्रेजेंट करूं कि ये दोनों वेक्टर मुझे किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड जैसे दिखे, जैसे कि मेरे पास कोई दो वेक्टर थे, मैंने इन दोनों को इस टाइप से अरेंज किया कि उस अरेंजमेंट से ना ही इनका मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आया, ना ही इनके डायरेक्शन में कोई चेंज आया, मगर ये दोनों इस टाइप से दिखने लगे कि ये किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड हो। यानी कि मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं इस बी को ऐसे ऐसे आगे बढ़ाता हूं और इस ए को अगर मैं ऐसे आगे बढ़ाता हूं तो ये मुझे एक पैरेललोग्राम दिख रहा है। यानी कि अगर दोनों वेक्टर्स को मैं इस टाइप से रिप्रेजेंट करूं कि ये मुझे किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड के जैसे अगर रिप्रेजेंट हो, तब इन दोनों का जो रिजल्टेंट रहेगा, यानी कि इन दोनों को ऐड करूंगा तो उस ऐड से जो रिजल्ट मिलेगा उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम इस पैरेललोग्राम के डायगोनल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, यही रहेगा। ठीक, यानी कि इसके डायगोनल से जो रिप्रेजेंट हुआ है जो वेक्टर, वो समीशन है किसका, a प्लस बी का। यही कहता है हमारा पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, ये चीज समझ में क्या कहता है, तो देखिए, when the two vectors are represented by the two adjacent side of the parallelogram, then the resultant of these vectors are represented by the diagonal of the parallelogram, diagonal of the parallelogram, which is coming from the common point of the vector, which is coming from the common point of the vector। यानी कि इन दोनों के कॉमन पॉइंट से जो डायगोनल निकल रहा होता है वही इन दोनों का क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। ये कौन कहता है, हमारा पैरेललोग्राम रहता है। ठीक है, अच्छा, जो ट्रायंगल लॉ था वो भी कुछ ऐसा ही कुछ था, मगर वहां पर थर्ड साइड की बात हो रही थी, और यहां पर पैरेललोग्राम में कुछ ऐसी बात हो रही है। तो ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, इन दोनों की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, और मतलब इनकी रिक्वायरमेंट, मतलब एक ट्रायंगल लॉ था वो चीज हमको समझ में आ गई, ये पैरेललोग्राम ही लॉ क्यों वापस लाना पड़ा। तो कई बार क्या होता है कि कई बार कॉम्प्लिकेशंस आ जाता है। कैसे, जैसे कि अगर मैं बात करूं, अभी तो ए वेक्टर और बी वेक्टर कुछ ऐसे नॉर्मल वे में दिख रहे, कई बार ऐसा होता है कि वेक्टर्स जो रहते हैं उनको जब हम मर्ज करते हैं तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर शो कर रहे होते हैं, तो वहां पर ट्रायंगल लॉ फॉर्म करना सिंपल वे में नहीं हो पाता है। तो इसलिए वहां पर क्या यूज करते हैं, ये पैरेललोग्राम यूज करते हैं। यानी कि मोस्ट ऑफ द जगह, यानी कि हर जगह आप ऐसा बोल सकते हो कि आपका पैरेललोग्राम लॉ यूज हो सकता है। ठीक है, मगर ट्रायंगल लॉ जो रहता है वो कहीं कहीं आपका यूज आप नहीं कर पाओगे या फिर आपको कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए क्या बनाया हमने, पैरेललोग्राम लॉ बनाया है। ये चीज क्लियर होगी, ये चीज समझ में आ गई। यानी कि ये कुछ ऐसा कहना चाहता है। तो ये था हमारा पैरेललोग्राम का लॉ, ये चीज क्लियर होगी। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ ए और बी के बीच का कुल एंगल रहा होगा कितना, थीटा, और ए और आर के बीच का भी कोई एंगल रहा होगा, उसको नाम देते हैं बीटा। ठीक है, तो ये हमारा पैरेललोग्राम लॉ जो है ये कंप्लीट हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन। यानी कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स की पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को अगर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो उन एडजेसेंट साइड्स के कॉमन पॉइंट से जो डायगोनल निकल रहा होता है वो उन दोनों का रिजल्टेंट होता है। बस यही कहता है हमारा पैरेललोग्राम लॉ। अब इसका मैथमेटिकल रूप हमको देखना है, क्या होता है मैथमेटिकल वे, क्या ये वही सेटिस्फाई करता है ट्रायंगल लॉ जिसमें हमने निकाला था कैपिटल R = अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। चलिए देखते हैं, उससे पहले इसका नोट डाउन कीजिए फटाक से, आपने नोट कर लिया होगा। तो देखते हैं क्या वही रूल फॉलो करता है। तो पैरेललोग्राम लॉ वाली कंडीशन हम पहले बना लेते हैं। क्या है पहले पैरेललोग्राम वाली लॉ वाली कंडीशन, ये कोई दो वेक्टर है, ठीक, इनको हम पहले आगे बढ़ा लेते हैं। ये चीज क्लियर है, एक वेक्टर था मेरे पास में कोई a, एक वेक्टर था मेरे पास में b, और दोनों के बीच का एंगल था कितना मेरे पास में, थीटा। ठीक है, चलो हम बाद में बनाएंगे, पहले हम रिजल्टेंट बना लेते हैं। इन दोनों का जो रिजल्टेंट रहा होगा अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम, ये डायगोनल रहा होगा,
ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना दोस्तों, थीटा है। और रिजल्टेंट और ए के बीच में जो एंगल है वो कितना दोस्तों, बीटा है। ये चीज हमको समझ में आ गई। चलिए ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। ये बी का डायरेक्शन भी ऐसा है, ए का डायरेक्शन इधर है और रिजल्टेंट का डायरेक्शन वो है। यहाँ पर मैं नाम देता हूँ, इसको नाम देते ए, यहाँ पर नाम दे देते बी, यहाँ पर नाम दे देते सी और यहाँ पर डी, यानी कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अब हमने क्या किया, इस सी को अगर हम नीचे बढ़ा देते हैं और इस डी को अगर यहाँ जोड़ देते तो एक और पॉइंट मिलता है, यहाँ पर हमको कोई ई पॉइंट मिलता है। ये चीज क्लियर है। अच्छा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ऑब्वियसली सही बात है। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे बताइए, क्या मैं इस बी को उठाकर ऐसे शिफ्ट कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि नहीं मैग्नीट्यूड चेंज होगा नहीं डायरेक्शन चेंज होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि सी से लेके ये जो ई वाला जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा किसको, बी वेक्टर को। इसका डायरेक्शन कैसा है, ऊपर की तरफ है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, बी को। कुछ नहीं करा हमने, इस बी को ऐसा कैसा उठा के यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। ये चीज समझ में आ गई। चलिए ठीक है। अच्छा, ये जो बी है इस ए से थीटा एंगल बना रहा था, तो ये मेरा वही ए वाली लाइन है और ये मेरा वही बी है, तो अभी भी एंगल कितना बनाएगा, थीटा ही बनाएगा। ये चीज भी हमको समझ में आ गई। ये बीटा और ये थीटा अलग है, क्लियर है। फिर इस बी को वही कंपोनेंट में तोड़ता हूं, तो यहां पर मेरा कंपोनेंट कितना आ जाएगा दोस्तों, बी कॉस थीटा, क्लियर है। और यहां पर मेरा कंपोनेंट कितना आ जाएगा दोस्तों, बी साइन थीटा। ये वही सेम अप्रोच जो हमने ट्राइंगल लॉ में देखी थी। ये चीज समझ में आ गई। अब मैं यहां पर ट्राइंगल लेता हूं, ट्राइंगल ए सी ई। इन ट्राइंगल ए सी ई यहां पर हमने क्या लगाया, जल्दी से होता है पाइथागोरस लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए ई सी वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अगर r का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो r का स्क्वायर बराबर रहेगा किसके, a से लेके e तक के, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस बी कॉस थीटा के स्क्वायर के, प्लस ये तो बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर यानी कि b साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। वहां पर तो हमने डायरेक्ट लिख दिया था, यहाँ पर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या रहेगा दोस्तों, आर स्क्वायर को अभी हम आर स्क्वायर ही रहने देते हैं। इसको अगर हम खोले तो ये क्या है, a प्लस बी का स्क्वायर। तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, b स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। इसको हमने खोल के लिखा है। कैसे खोल के लिखा है, तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का जो अगर होल स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इस वे में लिख सकते हैं। तो इसी का यूज हमने यहाँ पर करा है। चलिए इसको हम रब करते हैं, इधर हमको रिक्वायरमेंट रहेगी थोड़ी सी। इसका अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लीजिए फटाक से। चलिए ठीक है, इसको रब करते हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, ये चीज देखिए, ये चीज तो हमने लिख दी कि r इक्वल टू ये होता है। अब यहां पर देखिए आपको क्या क्या दिख रहा है, मेरे को यहां पर दिख रहा है ये b cos स्क्वायर थीटा और ये b sin स्क्वायर थीटा दिख रहा है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इसमें r को यहां लिखा, r का स्क्वायर चल ही रहा है, यहां पर a स्क्वायर को मैंने यहीं रहने दिया, प्लस यहां पर मैंने देखा मेरे पास में था b cos स्क्वायर, लिखे b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और यहां पर b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो मैंने क्या करा, b स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा यहां पर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। और प्लस आपका चल ही रहा है क्या, 2ab cos थीटा। अच्छा, ये तो हमने पढ़ा ही है क्या कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ये हमने पढ़ रखा है। तो ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी, हमारी 1 हो जाएगी। ये जैसे ही 1 हुई तो हमारे पास में वैल्यू क्या आई, r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। यहां से जैसे ही मैंने r निकाला तो r मेरे पास क्या निकल कर आया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यानी कि जी हाँ, यहां पर भी जो रिजल्टेंट रहेगा उसकी वैल्यू किसके बराबर रहेगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के बराबर रहेगी। और यहां पर जो थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, यानी कि a और b जो वेक्टर है जिसका आप रिजल्टेंट निकालना चाह रहे हो, उन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल रहेगा वही आपका थीटा रहेगा। गलती से भी यहां पर बीटा की वैल्यू मत पुट कर देना, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बात करते हैं। अगर मैं चाहूं ये जो r निकल कर आएगा, ये जो r निकल कर आएगा ना, ये मुझे खाली क्या देगा, मैग्नीट्यूड देगा। क्या देगा, ये मुझे खाली मैग्नीट्यूड की वैल्यू देगा, डायरेक्शन अभी भी नहीं दे पाएगा ये। तो डायरेक्शन कैसे निकाले, तो डायरेक्शन के लिए हमको क्या देखना होगा कि ये जो रिजल्टेंट वाला वेक्टर है ये इस a के साथ में कितने डिग्री ऊंचा है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि बीटा डिग्री के एंगल पे कुछ है। अगर मैं बीटा निकाल लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि a से कितने डिग्री पर है। तो यही हमारा क्या रहेगा, डायरेक्शन रहेगा कि a से बीटा डिग्री अगर मैं ऊपर की तरफ उठ जाता हूं
तब जो डायरेक्शन शो कर रहा होगा वो मेरा रिजल्टेंट का डायरेक्शन रहेगा। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो चलिए इसको भी निकालते हैं। उससे पहले आपको क्या करना है, इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए फटाक से। अच्छा, यहां पर जो आपने निकाला ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यहां से आपने r की वैल्यू निकाली, तो r खाली आपको देगा मैग्नीट्यूड, खाली मैग्नीट्यूड, यानी कि a की जगह आपको मैग्नीट्यूड रखना है, b की जगह उसकी वैल्यू रखना है, 2ab cos थीटा की जगह भी वैल्यू रखना है। r हमेशा मैग्नीट्यूड को ही देता है, इस चीज को नोट कर लीजिए, r विल गिव्स ओनली मैग्नीट्यूड। क्लियर है, आप नोट कर लीजिए इसको फटाक से। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा, इसको हम रफ करते हैं। ठीक है, अब हमको बात करनी एंगल की। यहां पर हम बात करेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा, यानी कि बीटा की क्या वैल्यू रहेगी। यहां पर हम थीटा, ये जो था sin थीटा रहेगा। अगर यहां पर हम बात करें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड रिजल्टेंट R। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हमने देखा ट्राइंगल, वापस से हम ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल इन ट्राइंगल स्मॉल a स्मॉल c एंड स्मॉल e। इस ट्राइंगल में हमने क्या लगाया, tan थीटा। अगर मैं यहां पर लगाता हूं tan थीटा, तो tan, अच्छा tan लगाते हैं अपन, tan बीटा लगाते हैं यहां पर, क्योंकि यहां पर जो एंगल दिख रहा है क्या दिख रहा है, बीटा दिख रहा है। यहां पर हम छोटे से में ड्रॉ भी कर लेते हैं। ये अगर हमारा रिजल्टेंट R है, यहाँ पर एंगल कितना है, बीटा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है दोस्तों जल्दी से बताइए, a प्लस b cos थीटा, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू दे रखी है हमको कितनी, b sin थीटा। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, इतनी चीज क्लियर हो गई। अच्छा, अगर tan बीटा में लगाता हूँ तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी से बताइए मुझे, इसको यहाँ नहीं लिखते हो, यहाँ लिखते हैं। tan बीटा अगर मैं लगाता हूँ, tan बीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना दे रखा दोस्तों, जल्दी से देखिए, यहां दे रखा हमको b sin थीटा अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा आपके पास में, a प्लस b cos थीटा। ठीक है, तो यहां से आप ये tan बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, ये चीज समझ में आई। अगर आपको खाली बीटा निकालना हो तो आप बीटा कैसे निकाल सकते हो, बीटा आप निकाल सकते हो कैसे, यहां पर आप लिख सकते हो tan इनवर्स, यहां पर आ जाएगा b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा। ये चीज क्लियर होगी। तो ये था बीटा निकालने का फॉर्मूला। बीटा आपको क्या देगा, डायरेक्शन देगा। ये क्या है आपका, डायरेक्शन ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू a, विथ रिस्पेक्ट टू a वेक्टर। ऐसी आप b वेक्टर के थ्रू भी निकाल सकते हो। इस वाले एंगल को हम ले लेते हैं क्या, गामा ले लेते हैं, तो आप ऐसे गामा की वैल्यू भी निकाल सकते हो। बस गामा के लिए आपको ट्रायंगल कौन सा लेना पड़ेगा, जल्दी से देखिए, गामा के लिए आपको ट्रायंगल कौन सा लेना पड़ेगा, कौन सा ट्रायंगल ले सकते हो। अच्छा, एक काम कीजिएगा, आप गामा निकाल के बताइएगा कि गामा की वैल्यूज आप किस वे में ले सकते हो। क्लियर है, तो ये जो था हमारा क्या था, ये था हमारा पैरेललोग्राम लॉ। इसके अंदर हमने देखा कि रिजल्टेंट हम कैसे निकाल सकते हैं और किसी भी एक वेक्टर के थ्रू रिजल्टेंट का एंगल कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कीजिए फटाक से। चलिए, इसको नोट कर लिया। अच्छा, जो गामा रहेगा, आप गामा की वैल्यू चलिए हम यहाँ पर लिख भी देते हैं। जो गामा की जो वैल्यू रहेगी आपके पास में, अगर आप खाली गामा, ये दिख रहा है आपको नीचे इतना पोर्शन, चलिए इतना खाली हम यहाँ पर छोटे से में लिख देते हैं। जो गामा रहेगा आपका किसके बराबर रहेगा, वो भी रहेगा tan इनवर्स के, ऊपर आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में a sin थीटा डिवाइड बाय b प्लस a cos थीटा। ये कुछ ऐसी वैल्यू आपको डिफाइन करेगा। ठीक है, एक बार और चेक कर लेगा, साइन और कॉस में मेरे को भी कंफ्यूजन है, ऊपर कॉस और नीचे साइन, ऐसी कुछ वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं अगर हमें मिलता है यहाँ पर तो। चलिए दोस्तों, यहाँ तो अवेलेबल नहीं है। अब इसको चेक करिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अच्छा, सॉल्व कैसे कर सकते हो आप, तो जल्दी से देखिए, यहाँ पर ये आपको b दे रखा है, ठीक है, ये आपको a दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू दे रखी है। आपको कोई एक ऐसा ट्राइंगल कंसीडर करना है जिसके थ्रू आप इस गाइस की वैल्यू, गामा की वैल्यू को ऑटोमेटिक वे में निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसको ट्राई करिएगा, नहीं ट्राई अगर होता है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी बात कर लेंगे। क्लियर है, तो इतना आप नोट डाउन करिए फटाक से। तो हमने दो लॉस तो देख लिए, ट्रायंगल लॉ भी हमने देख लिया है, पैरेललोग्राम लॉ भी, पैरेललोग्राम बोलते हैं, ग्राम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसलिए अच्छे से उसको प्रोनाउंस किए।
पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अभी हमको बात करनी है नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, पॉलीगन लॉ रहेगा। ठीक है, अभी जो पॉलीगन लॉ है ये क्या कहता है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पॉलीगन लॉ का कहना ऐसा है कि अगर हमारे पास जो कुछ वेक्टर्स अवेलेबल है, अगर वो पॉलीगन की साइड्स को अगर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, कैसे, देखिए एक वेक्टर हमारे पास में यहाँ पर ए, एक वेक्टर है मेरे यहाँ पर बी, ठीक है, इसका डायरेक्शन ये है, एक वेक्टर है यहाँ पर सी, ठीक है, एक वेक्टर है यहाँ पर कौन सा, डी। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से में लेते हैं। एक वेक्टर है मेरे यहाँ पर पास डी और एक और वेक्टर है मेरे पास में यहाँ पर ई वेक्टर। ठीक है, तो मुझे बताइए ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर, ये सारे वेक्टर सेम ऑर्डर में है। तो जो पॉलीगन लॉ है उसका कहना ही यही है कि अगर आपके पास में कुछ वेक्टर्स अवेलेबल है, कुछ वेक्टर्स अवेलेबल है, अगर आप उन सारे वेक्टर्स को इस टाइप से अगर अरेंज करते हो कि वो रिप्रेजेंट करे किसी पॉलीगन की साइड्स को सेम ऑर्डर में, तब इसकी जो पॉलीगन की जो क्लोजिंग साइड रहेगी, इसकी जो क्लोजिंग साइड रहेगी वो रिप्रेजेंट करेगी इन सारे वेक्टर्स के रिजल्टेंट को। ठीक है, इन अपोजिट ऑर्डर। ये चीज समझ में आ गई, यानी कि ए बी सी डी और ई, इसका जो रिजल्टेंट रहेगा वो आर रहेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा पॉलीगन की क्लोजिंग साइड को। ठीक है, चलिए आप इसको ऐसा भी जोड़ सकते हो। ठीक है, इसको भी आप ऐसे भी मर्ज कर सकते हो। तो ये जो आर की वैल्यू जो रहेगी यहां पर वो किसके बराबर रहेगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर की। ठीक है, देखिए अब यहां पर इनकी बात करूं तो ए बी सी और डी, इन सारे का जो ऑर्डर है वो सेम है। ठीक है, मगर आर का वेक्टर कैसा है, अपोजिट है। बस इतना से ध्यान रखना है आपको पॉलीगन लॉ के अंदर। तो ये आपके मेनली तीन लॉज जो थे वो रिलेटेड था आपके कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड या फिर आपके एडिशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड। क्लियर दोस्तों, तो ट्रायंगल लॉ भी हमने इसे अच्छे से समझ लिया है, हमने पैरेललोग्राम भी लॉ अच्छे से समझ लिया है और अब पॉलीगन लॉ भी हमने अच्छे से समझ लिया है। क्लियर है, अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। तो उससे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम देखते हैं क्वेश्चंस थोड़ा सा अच्छे। चलिए दोस्तों, आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसको रफ करते हैं और हम क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमको वेक्टर एडिशन के बारे में थोड़ा सा और नॉलेज देगा। क्लियर है, चलिए दोस्तों ये हमने यहां से रफ कर दिया है। अब क्वेश्चन का कहना कुछ ऐसा है कि हमारे पास में एक कोई बॉडी है, ये बॉडी है, इस बॉडी के पास में दो वेलोसिटी है। पहली वेलोसिटी है कुछ इस डायरेक्शन में। अच्छा चलिए क्वेश्चन करने से पहले हम इसको कैमरे को चार्ज कर लेते हैं थोड़ा सा ना। ओके, क्वेश्चन कहना चाहता है कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसके पास दो वेलोसिटी है। पहली वेलोसिटी है कोई ईस्ट, अच्छा एक और चीज यहाँ पर डायरेक्शन बना लेते हैं, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। ठीक है, ये बॉडी थी, इसके पास में ईस्ट डायरेक्शन में एक वेलोसिटी थी। क्या थी वो वेलोसिटी, पहली वेलोसिटी थी ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, वेलोसिटी दे रखी थी अपने को 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। और इसकी डायरेक्शन क्या थी, ईस्ट, क्योंकि वेलोसिटी कैसी वैल्यू है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास डायरेक्शन भी है और इसके पास मैग्नीट्यूड भी है। ठीक है, और ये जो सेम बॉडी है इसके पास एक और वेलोसिटी थी vb, इसकी वैल्यू थी कुछ 40 मीटर पर सेकेंड और इसकी जो डायरेक्शन थी दोस्तों कौन सी डायरेक्शन थी, नॉर्थ डायरेक्शन थी। ठीक है, तो क्वेश्चन का कहना ऐसा है कि अगर आपकी बॉडी के पास में कोई दो वेलोसिटी है, वेलोसिटी a और वेलोसिटी b, तो इन दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट क्या रहेगा और बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी, ये इस क्वेश्चन का पूछना है। चलिए ठीक है, तो हम निकालते हैं। सबसे पहले हमको पता है क्या कि जब भी कोई दो वेक्टर्स रहते हैं, जब भी कोई टू वेक्टर्स रहते हैं, तो इनको अगर मुझे ऐड करके इनका अगर मुझे क्या निकालना रहता है, रिजल्टेंट निकालना रहता है। ठीक है, तो हमारे पास में तीन लॉ रहते हैं। कौन कौन से लॉ रहते हैं, पहला रहता है ट्राइंगल लॉ, ठीक है, दूसरा रहता है हमारे पास में पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, और तीसरा रहता है हमारे पास में दोस्तों पॉलीगन लॉ। ठीक, यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास एक वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, ये मुझे किसी ट्राइंगल की साइड जैसे दिख रहे हैं, तो यहां पर मैं ट्राइंगल लॉ लगाता हूं। तो ट्राइंगल लॉ का कहना क्या है कि अगर मेरे पास दो वेलोसिटी, अच्छा हाँ ट्राइंगल लॉ ही लगा लेते हैं। चलो ट्राइंगल लॉ भी नहीं लगाते हम, यहाँ पर मुझे ये एडजेसेंट साइड जैसा दिख रहा है पैरेललोग्राम की, तो हम पैरेललोग्राम लॉ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मेरे पास में एक वेलोसिटी है कुछ एसी v है, इसकी वैल्यू दे रखी है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मेरे पास में एक ऐसा वेक्टर दे रखा है वेलोसिटी v, इसकी वैल्यू दे रखी है 40 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इन दोनों को पैरेललोग्राम से अगर सॉल्व करने की कोशिश करता हूं तो पैरेललोग्राम क्या कहता है कि अगर मुझे दो वेक्टर्स किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड जैसे शो कर रहे होते हैं,
तो इनका जो कॉमन पॉइंट रहता है, इससे निकलने वाली जो लाइन रहती है, यानी कि इससे निकलने वाला जो डायगोनल रहता है, ये रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट को, और ये रिजल्टेंट जो बराबर होगा किसके बराबर होगा, VA प्लस VB वेक्टर के बराबर होगा। ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, यहां मैंने ट्रायंगल लो क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मेरे दिमाग में सबसे पहले ये चीज क्लिक हुई कि मेरे पास एक वेलोसिटी दे रखी इस डायरेक्शन में VB और इस डायरेक्शन में दे रखा है वेलोसिटी ये। मैंने एक चीज नोटिस करी कि दोनों का जो हेड है, इसका जो ऑर्डर है ये अपोजिट है। तो अपोजिट ऑर्डर के लिए हम यूज करते हैं पैरेललोग्राम लो का, क्योंकि हमने देखा था ना वहां पे भी अपोजिट था और डायगोनल से हमको रिजल्टेंट मिल रहा था। और ट्रायंगल लो में जो था, अगर इनका ऑर्डर अगर सेम होता तब मैं यहाँ पर ट्रायंगल लो लगा सकता था, मगर यहाँ पर ऑर्डर नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर पैरेललोग्राम लगाया। ये कहीं नहीं आपको पता चलेगा, ठीक है, ये कोई भी चीज आपको इतना डीप में नहीं बताता है। तो आज हम पूरा इसका पूरा XYZ एक्सरे ही कर लेते हैं कि कहां पर हम कौन सा लो यूज कर सकते हैं। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई आपको। अब रिजल्टेंट निकालना है। अब आपको पता है कि जो रिजल्टेंट रहता है इसका फॉर्मूला रहता है कुछ, क्या रहता है फॉर्मूला रहता है a² + b² + 2ab cos थीटा। और जो थीटा रहता है ना, ये जो थीटा रहता है, ये रहता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है, दो वेक्टर के बीच का एंगल रहता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो a मुझे दे रखा है 30, b मुझे दे रखा है 40, यानी कि हम इस VA को a वेक्टर बोल सकते हैं, VB को हम b वेक्टर बोल सकते हैं, और इस फार्मूले में हम वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, अच्छा ये जो r है इसका मतलब ही क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ a प्लस वेलोसिटी ऑफ b, और अंडर रूट में मैंने क्या लिखा, a का मतलब क्या हो गया VA यानी कि 30 का स्क्वायर, प्लस b का मतलब हो गया 40 का स्क्वायर, प्लस 2a का मतलब 30, b का मतलब 40, ये अंडर रूट चल ही रहा है, फिर यहां पर आ गया cos। अब मुझे बताइए इन दोनों के बीच का जो एंगल है क्या वो 90 डिग्री है? जी हाँ, दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। अब यहां पर जो 90 डिग्री देख रहे हो ना दोस्तों, ये किसके बीच का एंगल है, ये वेक्टर a, मतलब वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल है ये, ठीक है। तो cos की जगह में क्या लिख लेता हूं, cos 90। ये चीज समझ में आ गई। cos 90 कितना होता है, जल्दी से बताइए याद करके, 0 होता है ना, हाँ 0 होता है। तो ये पूरी वैल्यू कहां चली जाएगी, हमारी 0 में चली जाएगी। ये चीज भी हमको समझ में आ गई। तो मेरे पास जो निकल कर आया है, जो रिजल्टेंट निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, जल्दी से बताइए, कितना हो जाएगा, 900 प्लस ये कितना हो जाएगा 1600, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज निकल कर आएगी, कितनी निकल कर आएगी, जल्दी से हम इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना आएगा, ये आएगा कुछ 2500 समथिंग कुछ आ रहा है, यानी कि हमारे पास जो r की वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 50 मीटर पर सेकेंड। ये तो क्या निकल कर आया, ये तो हमारा खाली निकल कर आया मैग्नीट्यूड। क्या निकल कर आया दोस्तों, ये खाली निकल कर आया मैग्नीट्यूड। ये चीज समझ में, r की वैल्यू कितनी है 50, चेक कर लेते हैं हम। हाँ 50 मीटर पर सेकेंड हमारे पास r की वैल्यू निकल कर आई। यानी कि अगर वेलोसिटी एक इस डायरेक्शन में लग रही है और एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में लग रही है, तो बॉडी हमारी इस डायरेक्शन में मूव करेगी r से, और इसकी जो वैल्यू रहेगी कितनी रहेगी, 50 मीटर पर सेकेंड। यानी कि किसी बॉडी के ऊपर दो वेलोसिटी अगर लग रही होती है, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, तो बॉडी कौन से डायरेक्शन में मूव करेगी, कुछ रिजल्टेंट वाले डायरेक्शन में, और कितनी स्पीड से मूव करेगी, तो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करेगी। तो ये था आपका रिजल्टेंट। ये चीज क्लियर हो गई, चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं हम। अब मुझे पता करना है कि ये जो वेलोसिटी है, ये जो r जो रिजल्टेंट है, ये मेरा वेलोसिटी a से कितने डिग्री के एंगल पर है। तो ये कैसे निकाल सकते हैं, तो चलिए हमको पता ही है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, कर लिया नोट इसको, चलिए अच्छी बात है। अगर मैं बात करूं तो जो वेलोसिटी a है, ये इस r के साथ में कुछ ना कुछ एक बीटा एंगल बना रहा होगा, ठीक है। और बीटा एंगल के लिए मुझे फॉर्मूला पता है, क्या होता है फॉर्मूला, चलिए देखते हैं, इसको रफ करते हैं पहले। बीटा एंगल का फॉर्मूला जल्दी से रिकॉल कीजिए, क्या था बीटा एंगल का फॉर्मूला, tan बीटा के रेस्पेक्ट में हमने कुछ लिखा था, ठीक है। तो जो फॉर्मूला था बीटा वाला, ये हमारे पास tan जो बीटा है, ये बीटा हमारा क्या था, एंगल था, एंगल था पहले वेक्टर से, किसका, रिजल्टेंट का, यही हमने वहां लिखा था, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू थी दोस्तों, वो कितनी निकल गई थी हमारे पास में, tan बीटा की अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे पास वैल्यू निकल गई थी कुछ b, यहां पर लिया था हमने sin थीटा, अपन में हमने क्या लिया था, a प्लस b sin थीटा, यही हमने लिया था। चलिए ठीक है, यहां पर मैं tan बीटा लगाता हूं। अच्छा b की वैल्यू दे रखी मुझे 40, b की वैल्यू दे रखी 40, और sin की वैल्यू दे रखी मुझे, थीटा की वैल्यू दे रखी 90, तो यहां sin 90 डिवाइड बाय a की वैल्यू दे रखी मुझे 30, b की वैल्यू दे रखी 40, और यहां पर कितना आ जाएगा sin 90। sin 90 कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। तो यहां से हमारे पास जो tan बीटा निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 40 डिवाइड बाय 4, ये तो 1 हो जाएगा, 40 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 70। तो यहां से अगर मैं बीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो मेरे पास निकल कर आएगा tan इनवर्स
4/7, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 53.8 डिग्री, 53 डिग्री 8 मिनट, ऐसा कुछ आपके पास में वैल्यूज निकल कर आएगी। ये चीज क्लियर है? अच्छा, कुछ गड़बड़ करी हमने यहां पर? चलिए ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर कुछ इतनी निकल कर आई है। अच्छा, यहाँ पर हमने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी। क्या गड़बड़ करी है? ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा यहाँ पर। ये फॉर्मूला कहाँ यूज होगा हम आगे बात करेंगे, ठीक है? इसको रफ कीजिए, अप्रोच सेम है मगर हमने यहाँ पर कुछ गड़बड़ करी। क्या गड़बड़ करी है चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चे गड़बड़ जो करते हैं वो अभी हमने कर दिया, तो कैसी गड़बड़ हुई है देखिए। ये था आपका रिजल्ट है, ठीक है? ये आपका कुछ था VB, ये आपका कुछ था VA। तो आपको पता है कि जब 90 डिग्री है तो आप ये वाला ले ना, सीधे ये वाला लाइन लोगे ना, तो ये कितना हो जाएगा? बीटा हो जाएगा, ठीक है? और ये आपको पता है कितना दे रखा है, ये 40 दे रखा है, यहां से लेके यहां तक पता है आपको 30 दे रखा है, ठीक है? वो जो फॉर्मूला था ना दोस्तों आपका, ये जो tan बीटा इज इक्वल टू जो हमने फॉर्मूला लिखा था वहां पर कि b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा था, सॉरी यहाँ पर cos थीटा था, तभी हमारा गलत हुआ। यानी कि आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ठीक है? तो वहां पर हमारी गलती यही थी। चलिए, हमने फॉर्मूला फोकट में ही मिटा रहा, तो tan बीटा की वैल्यू आप यहां से भी निकाल सकते हो। ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 40 इंटू साइन 90 डिवाइड बाय 30 प्लस 40 इंटू कॉस 90, तो ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 1, तो tan बीटा आ जाएगा 40/30। तब आप इसको सॉल्व करोगे तब आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 40/30, और ये वैल्यू निकल कर आएगी आपके पास में 53 डिग्री और 8 मिनट। तो ये हमारी गलती थी, वो आपका फॉर्मूला बिल्कुल सही, आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर गलती क्या करी थी हमने? यहाँ पर साइन थीटा ले लिया था पहले वाले में, ठीक है? मगर इस टाइप की गलती से बचने के लिए फॉर्मूला कभी याद नहीं आ रहा हो और 90 डिग्री का अगर एंगल आपको देखने को मिल रहा हो तो आप डायरेक्ट देख सकते हो कि यार ये मैं किस टाइप से ये बीटा निकाल सकता हूं। तो आपको पता है कि ये अगर सीधी स्ट्रेट लाइन है तब आप यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 40/30। यहाँ से भी आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है दोस्तों? इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बात करते हैं थोड़ी सी। चलिए, इसको नोट कर लिया, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा फटाक से। क्वेश्चन का कहना कुछ ऐसा है हमारे पास में कि एक कोई पार्टिकल के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं और दो फोर्स इस टाइप से लग रहे हैं कि कुछ ना कुछ वो एक एंगल फॉर्म कर रहे हैं। क्या एंगल फॉर्म कर रहे हैं चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ था, इस बॉक्स के ऊपर कोई दो फोर्स वर्क कर रहे थे। एक फोर्स लग रहा था कुछ इस डायरेक्शन में, इसको हम नाम लेते हैं F1। एक फोर्स लग रहा था कुछ इस ऊपर डायरेक्शन में, इसको हम नाम देते हैं F2। सॉरी, ऐसा नहीं बनाते, इसको कुछ अलग एंगल पे बनाते हैं, यानी हर क्वेश्चन सेम हो जाएगा फिर तो। एक फोर्स लग रहा था कुछ इस डायरेक्शन में F2, ठीक है? दोनों के बीच का जो एंगल था हम ले लेते हैं 60 डिग्री। F1 की कुछ वैल्यू थी और F2 की भी कुछ वैल्यू थी। क्या वैल्यूज थी हम चेक कर लेते। तो एक था हमारा 5 न्यूटन, एक था हमारा 7 न्यूटन, यानी कि दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं किसी बॉडी के ऊपर, एक की वैल्यू 5 न्यूटन, दूसरे की वैल्यू 7 न्यूटन। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या रहेगा और बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी इस फोर्स की वजह से। तो ऑब्वियसली एक चीज हमको पता है। क्या देखा हमने सबसे पहले? क्या ये फोर्स जो है, ये फोर्स लग रहा है मेरा इस डायरेक्शन में, दूसरा फोर्स लग रहा है मेरा इस डायरेक्शन में। इसकी जो डायरेक्शन है वो AC है, ऊपर वाले की जो डायरेक्शन है वो AC है, यानी कि इसका ऑर्डर इस डायरेक्शन का है, इसका ऑर्डर इस डायरेक्शन का है, यानी कि ऑर्डर हो गया डिफरेंट। यहाँ लगेगा पैरेललोग्राम लो। फिर हमने यहाँ पर देखा दोनों के बीच का एंगल दे रखा है 60 डिग्री। पैरेललोग्राम का कहना यही है कि पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर का जो मीटिंग पॉइंट रहता है, यहाँ से जो आपका डायगोनल निकल रहा होता है, यही आपका क्या रहता है रिजल्टेंट, और इसकी वैल्यू रहती है F1 और F2 के बराबर। और अभी हमने जैसे प्रूव करा था कि जो R जो रहता है उसकी वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी यहाँ पर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और cos थीटा, और थीटा इज द एंगल बिटवीन F एंड F2। क्लियर है? तो यहाँ पर जो R निकल कर आएगा हमारे पास कितना निकल कर आ जाएगा, ये कितना दे रखा है 5 दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 7, और यहाँ पर हमको दे रखा है cos 60 डिग्री। ये चीज क्लियर होगी। चलिए, तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका जल्दी से बताइए, 9 और एक 10 हो जाए 14 यहाँ पर आ जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 5 6 7, यानी कि यहाँ पर 74 आ गया, प्लस यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ 35 इंटू 2 तो 0 1, यहाँ पर 70 आ जाएगा। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है जल्दी से बताइए? आई थिंक 1/√2 होती है, चेक कर लेते हैं हम इसकी वैल्यू। चलिए, यहाँ दे रखी है, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, यहाँ पर cos 60 की वैल्यू आपको रखनी रहेगी, तो कितनी आएगी cos 60 की वैल्यू? चलिए हम यहाँ पर चेक, अच्छा एक और चीज,
जब आपको याद नहीं आया तो आप कैसे याद कर सकते हो वैल्यूज को, वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट होते हैं आपकी अप्रोच 0 1 2 3 4 से। फिर आप क्या कीजिए, सबके बटे में 4 कर दीजिए, ठीक है। फिर इनको उनके ऊपर अंडर रूट लगा लीजिए, ठीक है। ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 30 डिग्री, ठीक है। ये होता है 45 डिग्री, ये होता है 60 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ठीक है। और ये जो वैल्यू निकली हमारी अभी किसके लिए निकली, साइन थीटा के लिए निकली है, ठीक है। यहाँ पर हमको कॉस चाहिए, तो कॉस थीटा के लिए हम यहाँ पर कॉस थीटा लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा अपोजिट रहते, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये तो 0 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यहाँ की अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर √3/2, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब हम इसको अपोजिट लिखते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है cos थीटा, यानी कि 1/√3/2, यहाँ पर 1/√2, यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 0, यानी कि हमारा सोचना सही था। जो cos 60 है उसकी वैल्यू कितनी है 1/2 है। अच्छा, इसको कट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 3 टाइम्स और 5 टाइम्स यानी कि 35। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5 और 4 9 और 7 और 3 10, यानी कि 109। यानी कि इसकी जो वैल्यू निकल कर आ रही है ना दोस्तों, ये भी कुछ ऐसी ही निकल कर आ रही है, कितनी अप्रोक्सीमेटली 10.44 न्यूटन, ठीक है। आपको पता है 100 का कितना होता है 10 होता है, 100 से थोड़ा सा ज्यादा है तो थोड़ा सा ज्यादा, इसको भी कर दिया हमने 10.44 न्यूटन। यानी कि ये जो बॉडी है आपकी, अगर एक कोई फोर्स इधर लगा रहा हो और एक कोई फोर्स अगर इधर लगा रहा हो तो इन दोनों के बीच की रिजल्टेंट के साथ में ये मूव करेगी और इसकी जो वैल्यू रहेगी 10.44 न्यूटन के साथ में ये मूव करेगी। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है हमारा ये जो वेक्टर का एडिशन वाला जो पोर्शन रहता है वो कंप्लीट होता है। क्लियर है। तो आज जो हमने देखा ट्रायंगल लॉ देखा, पैरेललोग्राम लॉ देखा, पॉलीगन लॉ देखा और थोड़े से कुछ क्वेश्चंस कर लिए हमने, ठीक है। इसके आप और भी क्वेश्चंस हम आगे कर सकते हैं और करेंगे भी सही जरूर। तो उससे पहले आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए कि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे। क्लियर दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो भी पर्टिकुलर वेक्टर से रिलेटेड रहेंगे और अभी हम आगे देखेंगे डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट किस टाइप से रिलेट करते हैं और वेक्टर का यूज 2D जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, सेफ रहिए।